हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खुशी का दिन है मेरे लिए। एक और छोटा सा माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया और मैं बहुत खुश हूं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चल रही है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो जिसकी मैंने कभी इमेजिनेशन भी नहीं की थी, कल्पना भी नहीं की थी, कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी आप मुझे एक चैप्टर भी कंप्लीट भी नहीं हुआ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जितने भी मेरे सारे लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें पीक पर है। वॉच टाइम हो चाहे एवरेज टाइम ड्यूरेशन हो, सब चीज़ में व्यूज़ हो चाहे सब में ऊपर चल रही है। तो थैंक यू सो मच आपका कि आप इतना ज़्यादा प्यार सपोर्ट कर रहे हो। ये सब आप ही की बदौलत है कि आज हम इस माइलस्टोन तक आ चुके। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इतना भी कर पाऊंगा। और मैं आपको सच सच एक बात बता दूं, मैं जो भी पढ़ाता हूं ना आपको, ये सिर्फ मेरा पर्सनली इंडिविजुअली बनाया हुआ कंटेंट होता है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी की यूट्यूब पर वीडियो देख ली वहाँ से कॉपी कर दी, किसी की दूसरी वीडियो देख ली वहाँ कॉपी कर दी। आप पढ़कर देखना इधर उधर भी, और जब आप मुझसे पढ़ोगे अलग ही मतलब आपको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ अलग है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपको पर्सनली चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए कि आप जो डेली लाइफ है वहाँ से कैसे कनेक्ट करोगे। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं अपने तरीके से बनाकर समझाता हूँ आपको, ठीक है। इसीलिए आप जब कॉन्सेप्ट को बहुत ईजिली अच्छे से समझ पाते हो तो ही आप उसको लिख पाओगे एग्जाम में। कहते हैं ना, जो अच्छे से समझ नहीं पाएगा वो अच्छे से लिख भी नहीं पाएगा। तो अच्छे से लिखने के लिए अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप कितनी रटोगे केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट होता ही नहीं है। कभी भी ये मत सोच लेना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट के मैं कामयाब हो जाऊंगा या कामयाब हो जाऊंगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप मेहनत कर रहे हो मेरे साथ ऐसे करते रहो। मैं बहुत खुश सच में दिखाता हूँ मैं आपको, आपका प्यार कितना मिल रहा है मुझे। देखो, मैं आज इसे देख रहा था, आज ये माइलस्टोन अचीव हुआ है। 1.5 के लिखा हुआ आने लगा, कल इस पर 1.4 के था, ठीक है। और देखना कमेंट देखो, आप कॉम्प्लीमेंट्स देखो। सर वी आर ऑल सपोर्ट यू एंड यू आर द बेस्ट टीचर दैट आई एवर हैड इन माई लाइफ। या ऐसे ऐसी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। आपके जो कमेंट्स हैं, मतलब मैं जानता भी नहीं हूँ इन बच्चों को, लिटरली मैं जानता नहीं हूँ। ये जयदीप को ने मुझे नहीं पता। सर यू आर द गॉड ऑफ केमिस्ट्री। सर शायद ही आपके जैसे केमिस्ट्री कोई पढ़ा सकता है, आपके पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होते हैं। प्लीज़ यार अपना नाम जरूर लिख दिया करो, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि कौन बच्चा है और कौन से स्कूल से है। मैं जानता नहीं हूँ बहुत सारे बच्चों को, फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। थैंक्स फॉर स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, कुछ बच्चों को जानता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं जानता, कुछ को जानता भी हूँ। सर आप डेली वीडियो क्यों नहीं डालते? कुलदीप सिंह, मैं जानता नहीं उन्हें कौन है बेटा। डेली वीडियो डालता हूँ मैं, वो जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था जब नहीं डाल पाया था बस। और ये मेरी फर्स्ट चैप्टर 6 क्लास 12th, ये शायद फर्स्ट लेक्चर था आई थिंक। हाँ, ये फर्स्ट लेक्चर था। बेस्ट लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक, अच्छे समझ में आ गया सर जी। यार इनको भी नहीं जानता। बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरे स्कूल के हैं, बहुत सारे बच्चे। नाइस लेक्चर सर। और ये जो बड़े बड़े कमेंट लिखते हैं ना, उन्हें लिखने के लिए दिल चाहिए बड़ा। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि स्पेशली कमेंट लिखे जाएं, कॉम्प्लीमेंट्स लिखे जाएं, वो भी टाइम निकाल कर। वैसे भी आपकी लाइफ तो सच में बहुत ज़्यादा बिजी होती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन, बहुत ही ज़्यादा प्यार आप दे रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो इसी बात पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्यार दे रहे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही शुरू करेंगे भाई। सीधी सीधी सी बात है, जब हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं वो हमें मिलती है। जो हम अपने माइंड में बना लेते हैं कि ये मुझे करना है, तो हम वही चीज़ कर पाते हैं। अगर हम सोचेंगे नहीं करना है, डाउट होगा, तो बिल्कुल हो नहीं पाएगी वो। आज हमारे लेक्चर 17 में टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन करते हैं हम शुरू। तो हेलोएरिन की केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज को मैं आपको समझाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊं। रिएक्शन हमारी जनरली होती हैं दो टाइप की। जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखो, ये रिएक्शन है CH3Cl प्लस OH माइनस। अब यहाँ पर जो OH है, OH माइनस है, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोफाइल। तो OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो OH माइनस कार्बन पर अटैक करके कहेगा इससे Cl से कि तू निकल यहां से, मैं आऊंगा यहां पर। तो CH3 के बस की नहीं है कुछ करना, वो उसको निकाल देगा, यहां पे आ जाएगा। इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों बोल रहे हैं इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हुआ है न्यूक्लियोफाइल से, इसलिए इसे बोल रहे हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसे देखना, यहां पर हर कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन है, या इसे ऐसे समझ सकते हो आप, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं C6H5H, C6H6 हो गए ना, कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सिंगल 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 सिंगल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये हो गए बेंजीन। मैं इसको बंद कर दूं पूरे को तो ये हो जाता है C6H5। भाई C6 है H5, इस H को मैं अलग लिखूंगा क्योंकि इसे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे, ये आगे वो H। अब यहाँ पे NO2 प्लस है। अब NO2 प्लस है एक इलेक्ट्रोफाइल। NO2 प्लस क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल। अब NO2 प्लस यहाँ से H को हटा देगा, चल निकल, तो खुद उसकी जगह आ जाएगा। तो NO2 इलेक्ट्रोफाइल है और इसने यहाँ से H को हटा दिया, तो ये रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मुझे तुम्हें ये समझाने का पर्पज क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तुम्हें ये समझाने का मेरा पर्पज ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में, इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और एलोफेटिक कंपाउंड्स में, ओपन चेन कंपाउंड्स में, एल्काइल हैलाइड्स में, एल्काइल हैलाइड्स में तो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एराइल हैलाइड्स में होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये था मुझे तुम्हें ये समझाने का पर्पस। तो जो मेन रिएक्शन है एराइल हैलाइड की वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्यों नहीं है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होती है? क्वेश्चन ये है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस occurs in alkyl halides, while इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस occur in aryl halides।
वाई, क्वेश्चन है क्यों, ऐसा होता क्यों है, क्यों 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 बताओ ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पर अगर मैं ले रहा हूं Cl, मैंने ले लिया Cl और अब मैं इसकी रिएक्शन कराऊं Cn माइनस से, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं CH3Cl से Cn माइनस, क्या रिएक्शन पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। यहां क्यों नहीं होगी? क्वेश्चन इज दिस, एराइल हैलाइड के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं होगी? तो इसका रीजन है एक नहीं, दो नहीं, तीन रीजन बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो चलो इसके रीजन देखते हैं, कारण ढूंढते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो इसका सबसे मेन रीजन है, उस रीजन को बोलेंगे हम रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 1, मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखना। अगर किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो मैं फिर बता रहा हूं, पहले तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि उसे 11th की पूरी केमिस्ट्री आती होगी, जीओसी और हाइड्रोकार्बन, और अगर नहीं भी आती होगी तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ यहां पर ओवरव्यू दिया है सारे 11th के दोनों चैप्टर्स का, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिया है। अगर आपको बिल्कुल डीप में समझनी है केमिस्ट्री तो पीछे जाना, अब 11th क्लास के लेक्चर शुरू करूंगा उसमें आ जाना, लेकिन थोड़ा सा मैंने जिससे कि समझ में आ जाए आपको। जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए तो वेल एंड गुड, बेटर है, बहुत अच्छी बात है। जिसने लेक्चर्स नहीं लिए हुए वो भी स्टार्टिंग से अगर मेरे लेक्चर्स देखेगा तो मेरे प्यारे बच्चों वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके फुल मार्क्स आएंगे, ये चैलेंज तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, और नीट वालों को भी बोल रहा हूँ, जेई वालों को भी बोल रहा हूँ, अभी आप जो बिल्कुल शुरू से तैयारी कर रहे हैं वो साथ के साथ चलते रहो, जब तक आपके एग्जाम आएंगे सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको। तो टाइम लगता है, मैंने अभी तो 1-1.5 महीने पहले शुरू किया था, तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता है सब कुछ। एक दिन में मैं 10-10 वीडियो तो डाल नहीं सकता ना, आपको भी पता है एक दिन में एक वीडियो डल पाएगी, फिर भी मैं 2 डाल रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। 3 चैप्टर पूरे करा दिए मैंने 1 महीने के अंदर अंदर। इसे आप थोड़ी बड़ी बात मत मानो, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, लोगों को 4-4, 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि इस साल के लास्ट तक आपको 11th और 12th का पूरा सिलेबस करा दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा डिसबैलेंस इसलिए हो रहा है, मिसमैनेजमेंट इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि मैं 12th के 2 चैप्टर चला रखे हैं एक साथ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हेलोएल्केन, हेलोएरी। अब थोड़े दिनों बाद क्या करूंगा, एक चैप्टर और कराऊंगा इसका 12th क्लास का, केमिकल काइनेटिक्स, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो चलती रहेगी रेगुलर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं रुकेगी क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा हाई स्कोर कराएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बच्चे डरते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूत है, भूत हवा, ऐसे ऐसे बच्चे दिखा दूंगा मैं। इस साल मेरे पास कंपार्टमेंट के लिए आए थे इतने सारे बच्चे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक छुई नहीं थी उन्होंने पूरे साल, और अब एग्जाम हुआ था, मैंने उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा के भेजा था, ठीक है, और बहुत अच्छे नंबर से पास हुए। वो काजू कतली का डिब्बा लेके आए थे वो मेरे पास, सच बता रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है, मैंने फोटो भी डाले थे काजू कतली के। तो भाई ऐसे प्यार करते रहो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मज़ा आ जाएगा। जो अपने आप को टीचर ये कहते होंगे ना कि मैं बहुत बड़ी तोप हूँ, आप उनसे ये बोलोगे कुलदीप सर से पढ़ लो केमिस्ट्री। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ा दूंगा दूसरे टीचर से, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ थोड़ा सा मैं इतना ज़्यादा एफर्ट लगा देता हूँ आपके साथ कि यूनिकनेस आ जाती है उसके अंदर, आप कनेक्ट कर पाते हो उसे अच्छे से। सॉरी अगर किसी टीचर के लिए बुरा निकल गया हो, मेरा मतलब वो नहीं था कहने का, मैं मतलब बस ये कहना चाह रहा था कि सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, स्किल्स ऐसी होती हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। तो वही डिफरेंस क्रिएट करा है मैंने इसके अंदर आपके लिए। तो रीजन नंबर 1, तो रीजन नंबर 1 है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट,
आज तो डांस करने का मन कर रहा है, जब से देखा है ना 1.5, अलग ही खुशी आ रही है, अलग ही मजा आ रहा है। रीजन नंबर 1, रेजोनेंस इफेक्ट। तो क्या है भाई रेजोनेंस इफेक्ट, ऐसा क्या है इसके अंदर? इसके अंदर पता चलेगा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। भाई ये है मेरे पास क्लोरोबेंजीन, तो होता क्या है, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन एटम के पास होते हैं 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे होगा क्या, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जब रिंग के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये तो ऐसा कैसे ही है, ये ऐसा कैसे ही है। तो यहां दिख रहा होगा आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड, यस दिख रहा होगा डबल बॉन्ड। अब एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल है, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, इसे बोलते हैं हम रेजोनेंस। क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस इज कॉल्ड डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन, अपनी लोकेशन चेंज करना, कार्बन जहां था वहीं है, ये कार्बन जहां था वहीं है, ये कार्बन यहां शिफ्ट हुआ, ये ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, इसके इलेक्ट्रॉन ये पाई इलेक्ट्रॉन ये वाले ये यहां शिफ्ट हुए, ये वाला नहीं हुआ, अंदर वाले, ठीक है। तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हुए, तो आगे आ जाएगा ये, तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा इस पर, इस वाले कार्बन पर, पॉजिटिव वाले पर, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो ये यहां बना देगा पाई बॉन्ड, और यहां कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, यहां ऑलरेडी है। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां, ये लोन पेयर यहां, तो ये बन जाएगी ये, क्या पता चल रहा है तुम्हें, लास्ट में होगा क्या, वापस से ये इलेक्ट्रॉन्स वहां चल जाएंगे, ये यहां आ जाएंगे। तो तुम्हें पता है क्या हो रहा है, तुम्हें ये पता चल रहा है कि यहां अराइज हो जाता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, it is difficult to break carbon chlorine bond in aryl halide। तो अगर अब Cl माइनस या Cn माइनस या OH माइनस आके इस पर अटैक करेगा, तो यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है। देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है ट्रिपल बॉन्ड की, उससे कम होती है डबल की, उससे कम होती है सिंगल की। तो इसको ब्रेक करना इजी है, इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है, इसको ब्रेक करना और ज्यादा डिफिकल्ट है। तो यहां पर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना है मुश्किल। अब यहां से क्लोरीन बाहर नहीं निकल सकता, इस OH के बस की नहीं है कि वो इस बॉन्ड को यहां से क्लोरीन और कार्बन के बॉन्ड को, यहां पे जो कार्बन है और जो क्लोरीन है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे, तोड़ दे और खुद उसकी जगह आ जाए। तो न्यूक्लियोफाइल इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें हो ही नहीं सकती। ये इसका रीजन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बेटा दूसरा सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड रीजन, रीजन नंबर सेकंड,
रीजन नंबर 2। सेकंड रीजन आप देखोगे तो सेकंड रीजन हो जाएगा पोलैरिटी। पोलैरिटी तो CH3X और C6H5X, या इसे लिख लो X। यहां पे पोलैरिटी ज्यादा है, मतलब यहां पोलर बॉन्ड ज्यादा है, मोर पोलर। दिस इज मोर पोलर, दिस इज लेस पोलर। अभी मोर पोलर क्यों है मैं बताता हूं इसका रीजन। मोर पोलर इसलिए है क्योंकि यहां पर जो S कैरेक्टर है कार्बन का, क्योंकि यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहां पे जो S कैरेक्टर है वो है 33.3%। sp2 है ना, हाँ भाई यहां पर जो S कैरेक्टर है sp3 वाले में वो है 25%। इसमें जो S कैरेक्टर है sp2 वाले में ये है 33.3%। किस में S कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें S कैरेक्टर ज्यादा है। S कैरेक्टर ज्यादा का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, S कैरेक्टर ज्यादा का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इस वाले कार्बन की ज्यादा है, तो हेलोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये भी अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर पोलर बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर नेचर क्या हो जाएगा, लेस पोलर। अब यहां पर क्या है, ये कार्बन एटम, इसमें एस कैरेक्टर कम है तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा, बल्कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। sp3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, उससे ज्यादा होती है sp2 में, और उससे ज्यादा होती है sp में। तो पोलर नेचर यहां पर ज्यादा है। पोलर नेचर होने की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा है मतलब चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, मोर चार्ज सेपरेशन, मोर चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, तो ये गुड टारगेट हो जाएगा अटैक करने के लिए बाय ए न्यूक्लियोफाइल। तो अब OH माइनस इस पर अटैक करेगा, जब इस पर अटैक करेगा ये CH3 पर, तो अब इसके बॉन्ड फॉर्मेशन इजीली हो जाएगी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मोर पोलर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ज्यादा है। ठीक है, अब जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा, इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये अलग हो जाएगा। तो दूसरा आंसर है पोलैरिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये दो रीजन हो गए जिसकी वजह से इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। और भी रीजन हो सकते हैं इसके। नंबर 3 आप हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 में CH3X में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब एरोमेटिक हैलाइड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, अब इसमें कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका रीजन देखो, यहां पर ये है CH3Cl और ये है तुम्हारा बेंजीन रिंग Cl। एक और रीजन बता सकता हूं इसका, एक और आ गया मेरे दिमाग में। यहां पर जो कार्बोकैटायन बनेगा और यहां पर जो कार्बोकैटायन बनेगा, ये कार्बोकैटायन होगा फिनाइल कार्बोकैटायन। अगर यहां से निकल गया Cl माइनस तो फिनाइल कार्बोकैटायन बनेगा, विच इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होगा क्योंकि p ऑर्बिटल इसके प्लेन से बाहर होगा। अगर प्लेन में पॉजिटिव चार्ज इसके प्लेन से बाहर होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज प्लेन में होता तो ये स्टेबलाइज हो जाता। पॉजिटिव चार्ज लाई अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, प्लेन में नहीं है तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज भी नहीं है। जब ये स्टेबलाइज भी नहीं है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अटैक कैसे करेगा, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा पॉजिटिव चार्ज, जब तो इस पर अटैक करेगा। Cl माइनस यहाँ से निकलेगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा CH3 पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पर Cl नेगेटिव, ठीक है।
तो अब इस पे इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है पोलैरिटी की वजह से, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, और तुम्हारे ये 4 रीजन मैंने बता दिए। लेकिन जो बेस्ट आंसर आप लिखोगे जब एग्जाम आएगा तो ये लिख देना ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, ये लिख देना बस आंसर, ड्यू टू रेजोनेंस और डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये आंसर लिख देना बस। ये सारी मैंने चीज तो मैं नीट जेई के बता दी, आगे कैरेक्टर ये लिख देना काफी है। जिसे देखना देख लो एक बार, ये भी लिख देना बिकॉज फिनाइल कार्बोकैटायन इज नॉट स्टेबलाइज्ड। नोट कर लिया करो, नोट्स बनाया करो खुद, नोट्स खुद बनाने सीख गए तो आधी चीज तो आप खुद ही सीख जाओगे, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप कहोगे हमें सब आता है। और कॉम्प्लीमेंट्स लिखते रहा करो, ऐसे ही मोटिवेशन मिलते हैं, फिर मैं पढ़ाता हूँ और अच्छे मेहनत करके। एक बच्चे ने तो कॉम्प्लीमेंट लिखा, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मजा आ रहा है। जहर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहर भाई। ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट लिखते हो तो फिर पूरे लिखे करो कतई जहर। चलो भाई अब लिखते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोरीन। तो हेलोजेंस की केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो पहली है वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी मैं आगे एक रिएक्शन बताऊंगा भी जिसमें न्यूक्लियोफिलिक हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन में होती है, इजीली नहीं होती है। तो जो इजीली रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये वैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 4 होती है। पहली रिएक्शन कौन सी है, ऑलरेडी आपको पता है 11th में करी होगी। पहली रिएक्शन है हेलोजिनेशन, दूसरी रिएक्शन है आपकी हेलोजिनेशन के बाद नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तीसरी रिएक्शन है सल्फोनेशन। फोर्थ रिएक्शन है फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन है और फिडल क्राफ्ट भी 2 होती है। एक होती है फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और सेकंड होती है फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कुछ दिनों बाद अच्छे वाला माइक लाऊंगा, 10-15 हज़ार वाला। अभी जो ये वाला माइक है ना, अगर मैंने फैन ऑन कर दिया तो मुझसे ज़्यादा फैन की आवाज़ आएगी, फिर आप कहोगे सर फैन की आवाज़ आ रही है। इसलिए मुझे इस टाइम स्वेट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा और फैन मुझे ऑफ करके पढ़ाना पड़ता है हमेशा, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। तो यार लाना पड़ेगा, वैसे लाने की ज़रूरत नहीं है, 1 महीना और गर्मी में पढ़ा लूँगा तो वो आ जाएगी। ठंड में तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठंड में तो बंद ही करके पढ़ाना है। तो पहले इसका मैं बता देता हूँ, सबका मैकेनिज्म एक जैसा होता है। इन सबका मैकेनिज्म होता है सेम मैकेनिज्म। चलो पहले चारों रिएक्शन बता देता हूँ, ठीक है। आप भी क्या याद रखोगे। तो पहले बताता हूँ मैं हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन क्या है भाई, when chlorobenzene treated with हेलोजेंस में ले लेता हूं मैं यहाँ पे क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ, ब्रोमीन भी ले सकते हो आपकी मर्जी, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लुईस एसिड, एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड। तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब जैसे भाई ये है बेंजीन, इसकी रिएक्शन कर दी क्लोरीन से
तो FeCl3 के प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ये मैंने कराई थी आपको बेंजीन की हेलोजिनेशन रिएक्शन, लेकिन अब हमें करनी है क्लोरोबेंजीन के हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बेंजीन की लिख दी मैंने। When benzene treated with Cl2 in the presence of हाँ, तो ये हो गई क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन। लेकिन हमें पढ़नी है क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन। तो देखो भाई, अब अगर आपने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई तो होगा क्या। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई, ये है क्लोरोबेंजीन, अगर इसकी आपने हेलोजिनेशन कराया, हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो होगा क्या, तो होगा ये कि अगर आपने अब इसकी क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन कराई, देन द प्रोडक्ट विल बी ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो यह है कि यहाँ पे ऑर्थो और पैरा ही क्यों बना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनमें कौन ज्यादा स्टेबल है। तो याद रखना, ये प्रोडक्ट मेजर होता है इसमें, और ये मेजर क्यों होता है, क्योंकि यही ज्यादा स्टेबल होता है। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज मोर स्टेबल एंड इट इज द मेजर प्रोडक्ट, एंड ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन इज द माइनर प्रोडक्ट एंड इट इज लेस स्टेबल। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि ये मेजर क्यों है। या तो ये लिख सकते हो मोर स्टेबल है, या ये लिख सकते हो ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री भी लिख सकते हो। ये एक चीज और देखो, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहां भी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तीन लोन पर है, एक दूसरे को रेपल करेंगे नहीं करेंगे, रेपल करेंगे, और ये पास पास है, लेस स्टेबल। मतलब अब यहां पर क्लोरीन आके अटैच होना चाहेगा तो उसके लिए जो पाथ है वो ब्लॉक है, मतलब ये रेपल करके दूर भगा देगा। अब ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो पोजीशन है, मोस्ट फेवरेबल है अटैक करने के लिए। भाई खुद ही सोचो, चलो मेरे पास ये रही बेंजीन, यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और बोर्ड वाली आदत होगी चलो हाँ, एक ये दूसरी पोजीशन है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे ये बताओ, Cl प्लस को अटैक कर रहा है, वो यहां पे इजीली करेगा या यहां पर इजीली करेगा। तो भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने से रिपल्जन ज्यादा होगा, रिपल्जन ज्यादा होगा तो कम बनेगा। अब यहां पर इसके रिपल्जन का इफेक्ट मिनिमम है यहां पर, तो ये इजीली आके यहाँ अटैच, तो पैरा ज्यादा बनेगा, याद रखना, और पैरा इजीली बनेगा, तो पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये हो गया भाई हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो ड्यू टू सिमेट्री या लेस रिपल्जन, लेस हिंड्रेंस भी बोल सकते हो। वैसे हिंड्रेंस जब बोलते हैं जब ज्यादा ग्रुप आ जाए बड़े बड़े, पर इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा लिखो नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। तो मेरे पास नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रेशन होता है रिएक्शन विद HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इसे बोलते हैं हम नाइट्रेशन। तो अगर मैं बेंजीन का नाइट्रेशन करा दूं, बेंजीन का नाइट्रेशन कराऊं, मतलब HNO3 से रिएक्शन कराऊं, किसकी प्रेजेंस में कराऊं,
H2SO4 की। तो एक बात याद रखना भाई, वहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल था, इस वाले केस में इलेक्ट्रोफाइल था Cl+, और इस वाले केस में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है NO2+। अब NO2 इसमें से NO2 ग्रुप निकलेगा, वो इस पर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O। ठीक है भाई, हाइड्रोजन जो यहां से निकला वो एक क्लोरीन के साथ HCl बना देगा। तो ये तो बन गया भाई बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, ये है नाइट्रेशन। लेकिन हमें तो क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन लिखना है, तो क्लोरोबेंजीन का अगर आपने नाइट्रेशन करा, ये तो है क्लोरोबेंजीन, नाइट्रेशन का मतलब है रिएक्शन विद HNO3, और आप करोगे H2SO4 की प्रेजेंस में से हीट, तो ये बन जाएगा ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्लस पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? पैरा वाला। ठीक है, आगे इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा, इसका भी और इसका भी एक ही बात है वैसे दोनों का। नंबर 3, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन बोलते हैं रिएक्शन विद H2SO4। सल्फोनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद H2SO4। ठीक है, ग्रुप कौन सा होता है यहाँ पर? SO3H। वैसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, अगर बिल्कुल सही बताऊं तो SO3 होता है, लेकिन वो फाइनली आ जाता है SO3H। तो देखो यहाँ पर यह है बेंजीन, और इसके H2SO4 से रिएक्शन करोगे आप, तो ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसमें से बचेगा OH और यहाँ से H निकलेगा, तो क्या बच जाएगा? H2O। इसको आप ऐसे याद रखना, पिछले वाले रिएक्शन को भी बता दूंगा मैं कैसे याद रखना है। यहाँ पर NO3 में से NO2 को बाहर निकाल दो, क्या बचेगा? OH, एक O बचा, एक H बचा, OH, ये OH और यहाँ से H, क्या बना देगा? H2O। अब ये NO2 बेंजीन पे आ जाएगा नाइट्रोबेंजीन। बिल्कुल सेम केस अगले वाले में भी करना है। इसमें SO3H को अलग कर दो, SO3H को, तो यहाँ पे एक O बचा, एक H बचा, ये OH और H क्या बना देगा? H2O, तो SO3H आ जाएगा इस पर। इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब अगर एग्जाम में आ गया भाई क्लोरोबेंजीन, उसकी क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन लिखो, ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, लेकिन ये मत करना तुम। तो क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन, ये रिएक्शन लिखना जो मैं अब लिख रहा हूं। तो यह है क्लोरोबेंजीन, इसके H2SO4 से रिएक्शन करोगे तो ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, भाई देखो ये ऑर्थो पे क्लोरीन है, ये बेंजीन है, सल्फोनिक एसिड है। और दूसरा बन जाएगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हो गई रिएक्शन नंबर 3। कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है, दैट्स व्हाई दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। नंबर 4, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है भाई? फ्रीडल-क्राफ्ट होती है रिएक्शन विद CH3Cl और CH3COCl in the presence of एनहाइड्रस AlCl3। अब देखो भाई, ये था बेंजीन, बेंजीन की CH3Cl से रिएक्शन कराओ,
AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारा CH3 पॉजिटिव। तो CH3 हटा देगा यहाँ से H को, तो ये बन जाएगा एल्काइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन प्लस HCl। ठीक है, अब याद रखना ये रिएक्शन जो फेवरेबल है बस जब के लिए फेवरेबल है जब मुझे इसमें मिथाइल बेंजीन बनाना हो या इथाइल बेंजीन बनाना हो। अगर आपने इससे प्रोपाइल बेंजीन बनाने की कोशिश करी तो जो आप चाहते हो वो नहीं मिलेगा। भाई आप ही तो चाहते हो कि हम मेहनत करें और रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिले, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। अगर आपने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन 2 कार्बन तक बनाई तो ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर बनेगा ना प्रोडक्ट, मान लो आपने ले लिया N प्रोपाइल क्लोराइड। अब N प्रोपाइल क्लोराइड में जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बनेगा CH3CH2CH2 पॉजिटिव। एंड ये होता है अनस्टेबल, क्योंकि प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज़्यादा टर्शरी। अब यहाँ पर टर्शरी बनने की पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बराबर वाले में दोनों हाइड्रोजन है, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, और हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से इस पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा CH पॉजिटिव और ये बन जाएगा CH3। तो अब ये जो बना ये बना सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो अब जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, मिलना क्या चाहिए था? मिलना चाहिए था ये CH2 CH2 CH3, ये नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट विल बी दिस आइसोप्रोपाइल बेंजीन CH3 CH CH3, ये बनेगा प्रोडक्ट। तो फ्रीडल-क्राफ्ट की भाई थोड़ी सी लिमिटेशन है कि ये मिथाइल और इथाइल के लिए फेवरेबल है, उसके बाद यहां पर हो जाने लग जाता है रीअरेंजमेंट। इसे बोलते हैं हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस। अब जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन की कराई मैंने फ्रीडल-क्राफ्ट, देखो वो मैंने बताई थी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब क्लोरोबेंजीन की बता रहा हूं मैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो क्लोरोबेंजीन की अगर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आपने कराई तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट बनेगा आपका ऑर्थोमिथाइल क्लोरोबेंजीन प्लस पैरामिथाइल क्लोरोबेंजीन। ये Cl यहां से H को हटा देगा, 2HCl। तो ये है हमारी रिएक्शन। मेजर कौन सा होगा? ए वाला होगा मेजर। आंख बंद करके पैरा वाले को मेजर लिखना है, ऑपोजिट डायरेक्शन वालों को। अब बताता हूं मैं एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या होती है? पहले जो कराई थी वो एल्काइलेशन थी, एल्काइल हैलाइड है ना। जब क्लोरोबेंजीन को एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करोगे तो ये एल्काइलेशन, और एसाइल हैलाइड के साथ ट्रीट करोगे तो एसाइलेशन। तो देखो भाई ये है बेंजीन, और बेंजीन के रिएक्शन कराओगे एसाइल क्लोराइड के साथ CH3COCl प्लस HCl तो AlCl3, तो बिल्कुल सेम कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पर ये। तो ये बन जाएगा तुम्हारा एसिटोफिनोन COCH3 प्लस H और Cl HCl, इसका नाम है एसिटोफिनोन। अब सपोज करो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करानी हो एसाइलेशन वाली CH3COCl, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? बहुत ही सिंपल सा, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन प्लस पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। ये है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। सारी रिएक्शन बता दी मैंने आपको, तो एक बार मैं सारी रिएक्शन को शॉर्ट में करके बताता हूं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारी 4। एक तो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में किसकी रिएक्शन किससे करानी है? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से कराओगे FeCl3 या AlCl3 की प्रेजेंस में, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा प्लस पैराडाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा प्लस HCl। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है, अगर बैलेंस करोगे तो यहां पे आ जाएगा 2HCl।
दूसरी रिएक्शन कौन सी है? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होती है? अच्छा, इसमें जो ग्रुप होता है इलेक्ट्रोफाइल वो होता है Cl+। इसमें जो ग्रुप होता है इलेक्ट्रोफाइल वो होता है NO2+। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के रिएक्शन किससे कराओगे मेरे प्यारे बच्चों? HNO3 से कराओगे। HNO3 से कराओगे तो क्या बन जाएगा H2SO4 के प्रेजेंस में? ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तीसरी रिएक्शन कौन सी थी? थर्ड रिएक्शन विल बी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? SO3। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट आपका? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करोगे H2SO4 के साथ। रिएक्शन H2SO4 के साथ होती है, ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 होता है। अभी देखना मैकेनिज्म बताता हूं मैं इसका। प्लस ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तीन हो गई। नंबर 4 फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो हैं, एक तो एल्काइलेशन, एक एसाइलेशन। तो अगर मैं इसके CH3Cl के साथ रिएक्शन करूंगा AlCl3 के प्रेजेंस में, तो याद रखना यहाँ जो ग्रुप है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल CH3 है और इसमें CH3CO पॉजिटिव है, ये है फाइल। तो ये एसाइलेशन दोनों बता रहा हूं साथ के साथ, क्लोरोबेंजीन का प्लस CH3CO Cl AlCl3। तो यहां पे बन जाएगा ऑर्थोक्लोरोटोलीन, पैराक्लोरोटोलीन प्लस HCl। यहां बन जाएगा ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ रहा है, दो क्वेश्चन अब यहां। क्वेश्चन नंबर 1, क्लोरोबेंजीन गिव्स ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स। ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनाता है वो, वाई। ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनता है इसमें, क्यों बनता है? ठीक है, और फिर इसके बाद बताऊंगा मैकेनिज्म। तो इसका आंसर है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो देखो भाई, यह है क्लोरोबेंजीन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब जब मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूंगा, डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा रेजोनेंस से, तो नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा मुझे बताओगे आप? तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहां पर किस पाए नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज आया यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे। अब मान लो इसको अटैक करना है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहां पे आ जाएगा प्रोडक्ट? कौन सा बनेगा? ऑर्थो। सेकंड कंडीशन देखो इसकी, नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज कहां गया? पैरा पे। अब इलेक्ट्रोफाइल को जब अटैक करना होगा तो कहां अटैक करेगा? पैरा पे। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी इसकी, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पे आ जाएगा? देखो अब ये शिफ्ट हो जाएगा यहां, ये शिफ्ट हो जाएगा यहां, तो नेगेटिव चार्ज अगेन कहां जाएगा? तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अगेन ऑर्थो पोजीशन पे, और यहां आ जाएगा इस पे डबल बॉन्ड। अब वापस से जब यहां शिफ्ट होंगे, ये वहां चला जाएगा। तो देखो पोजीशन कौन सी है जहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है? तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो तीन ही पोजीशन पे कर सकता है, ऑर्थो, पैरा, अगेन ऑर्थो। तो जब कोई भी क्लोरोबेंजीन पर अटैक करेगा तो ऑर्थो और पैरा इसलिए बनेगा क्योंकि मान लो मेरे पास है क्लोरोबेंजीन
अब जब क्लोरोबेंजीन पर अटैक करना है, मान लो NO2 पॉजिटिव को करना है, तो NO2 पॉजिटिव को जो नेगेटिव चार्ज मिल रहा है वो या तो यहाँ मिल रहा है, या यहाँ मिल रहा है, या यहाँ मिल रहा है। अब वो जब यहाँ अटैक करेगा तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। अब ये यहाँ अटैक करेगा तो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। अब ये यहाँ अटैक करेगा तो दोबारा से ऑर्थो मिल जाएगा। मतलब ऑर्थो और पैरा इसलिए बनता है ड्यू टू रेजोनेंस। आंसर लिख सकते हो ड्यू टू रेजोनेंस और स्ट्रक्चर बना देना। इट इज क्लियर फ्रॉम द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नेगेटिव चार्ज इज अवेलेबल ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एंड इट इज द गुड टारगेट, दिस पोजिशन इज द गुड टारगेट बाय द अटैक ऑफ अ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये है भैया मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म और बता देता हूं आपको। मैकेनिज्म, तो इसका मैकेनिज्म जनरल स्टेप का मैकेनिज्म होता है, 3 स्टेप का, स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2 और स्टेप 3। जनरल 3 स्टेप का मैकेनिज्म होता है इसका। ठीक है, कैसे होता है देखो। जैसे सपोज करो ये है मेरे पास बेंजीन, और बेंजीन के रिएक्शन कराई आपने किसी से भी, तो 2 चीजें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग रिएजेंट है अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट ये है बेंजीन। तो पहले मैं बेंजीन का बता रहा हूं, अब बेंजीन का समझ में आ जाएगा तो इसका भी आ जाएगा। यहां पर कोई है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। अब उस कैटलिस्ट ने यहां से न्यूक्लियोफाइल को निकाल दिया और यहां पे बचा इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होगा बेंजीन रिंग के थ्रू। तो प्रोडक्ट तुम्हारा ये बन जाएगा, प्लस H के साथ आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, कैटलिस्ट ऐसा कैसे है। ये तुम्हारी रिएक्शन है जनरल। तो एक मैं एग्जांपल लेता हूं हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। एक सेकंड देख लो यार, वीडियो कितनी बड़ी हो गई, अभी तो बहुत सारी रिएक्शन रह रही है। चलो भाई देखते हैं। चलो तो एक रिएक्शन देखो भाई। बेंजीन, क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, और ये समझ में आ गया ना, तो क्लोरोबेंजीन की भी रिएक्शन आ जाएगी तुम्हारे समझ में। ये बनता है प्रोडक्ट। बेंजीन के क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे, सब बोलते हैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, तो ये बनेगा प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये 3 स्टेप में बनेगा। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, यार पेन मोटा सा लग रहा है ज्यादा। स्टेप फर्स्ट, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल की होती है फॉर्मेशन, फर्स्ट स्टेप में होती है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो भाई Cl2 FeCl3 ल्यूइस एसिड है, ये यहां से निकाल देगा Cl माइनस को बाहर और ये बन जाएगा FeCl4 माइनस प्लस Cl4। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ। स्टेप 2, यह है तुम्हारा बेंजीन। अब ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन का और इलेक्ट्रोफाइल स्टेप 2 में होगा। स्टेप 2 में होगा अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक। तो अब यहां पर देखो ये अटैक करेगा इस पे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा
ई एच, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और स्टेप थर्ड में डीप्रोटोनेशन, और डीप्रोटोनेशन में क्या होगा, पर यहाँ पे तो Cl प्लस था ना, E क्यों लिख दिया मैंने से, यहाँ पे है Cl, यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl और यहाँ भी आ जाएगा Cl H, वैसे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखानी पड़ती तीनों, पर कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ बस आपको। FeCl4 माइनस, अब यहाँ पर से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा इसका, H प्लस और Cl माइनस क्या बन जाएगा, HCl। FeCl4 का क्या बन जाएगा वापस, FeCl3, और बेंजीन का क्या बन जाएगा आपका, क्लोरोबेंजीन। तो देखो ये बन गया, इस तरीके से बनते हैं भाई ये तीन रिएक्शन, तीन स्टेप, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन। तो अब बताता हूं मैं तुम्हें क्लोरोबेंजीन का कैसे होता है, हेलोजनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो ये है हमारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब यहां पर ये तो तुम्हें मैंने बता ही दिया, स्टेप फर्स्ट ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, Cl, तो ये क्या बन जाएगा, FeCl3, Cl4 का जनरेशन हो जाएगा, FeCl4 का। तो अब यहां पर बेंजीन के साथ Cl4 पर अटैक होगा और दो तरीके के तुम्हारे कार्बोकैटायन बनेंगे। एक तो वो बनेगा जिसमें क्लोरीन एटम होगा Cl, ऊपर से यहां पर ऑलरेडी Cl है ही, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता चलेगा यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। सेम पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये बन जाएगा आपका पैरा पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है। अब अगेन स्टेप थर्ड, इन पे पता है क्या है, H भी है इन पे, H। तो अब इस पे H है, पॉजिटिव है, FeCl4 के साथ इसे लेके आओगे तो FeCl4 के साथ ये H प्लस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन प्लस, जब वो वाली स्ट्रक्चर आएगी तो वहाँ से H बाहर निकल जाएगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, और FeCl4 FeCl3 बना के बाहर निकल जाएगा, और इसमें से जो H निकलेगा वो इसके साथ HCl। तो इस तरीके से तीन स्टेप होते हैं, ठीक है। अब याद रखना, अगर करोगे नाइट्रेशन तो नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, तो नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल HNO3 की रिएक्शन और H2SO4 की रिएक्शन से जनरेट होगा। इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो NO2 पॉजिटिव बन जाएगा प्लस HSO4 माइनस बन जाएगा प्लस H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। तो ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, अब ये अटैक करेगा नाइट्रेशन में। सल्फोनेशन में कौन सा बनेगा, तो सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसका SO3 में, HSO4 माइनस में और H3O पॉजिटिव में डिकम्पोजिशन हो जाएगा। अब इस बार इलेक्ट्रोफाइल कौन है, SO3, ठीक है। लास्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कैसे जनरेशन होगा, तो फ्रीडल क्राफ्ट में जनरेशन होगा CH3Cl का AlCl3 के साथ
तो यहाँ से ये निकाल देगा बाहर, इसको बन जाएगा CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। बनाना तो इसमें ये चारों के मैकेनिज्म चाहता हूँ मैं बताना, लेकिन बहुत ही 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी अगर इन तीनों के मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिए। तो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं 11th क्लास वाली, उसमें देख लेना इन तीनों के मैकेनिज्म। वैसे 12th में इनके मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, केवल रिएक्शन है इसके, ठीक है। चलो भाई, इलेक्ट्रोफिलिक खत्म हुई। रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन नंबर 5 है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन। तो देखो भाई, मेरे पास है ये क्लोरोबेंजीन, इसकी सोडियम मेटल से रिएक्शन करो। मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी वुड्स रिएक्शन, ये वुड्स रिएक्शन के बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पर 2NaCl बाहर निकल जाएगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, डाइफिनाइल बन जाएगा। ये बन गया हमारा डाइफिनाइल, ये है फिटिग रिएक्शन। अब इसी की एक और रिएक्शन है वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग। 6th नंबर डाल देता हूं मैं इस पे, अलग अलग कर देते हैं इन्हें। वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, एक साइड तो होती है तुम्हारी एलिफेटिक चेन जैसा CH3Cl वुड्स रिएक्शन में जैसा होती थी, दूसरी साइड होती है आपकी एरोमेटिक एराइल हैलाइड बोलते हैं जिसे हम। तो यहां पर ये बन जाएगा 2NaCl। तो क्या बन जाएगा भाई प्रोडक्ट, CH3 और C6H5 एल्काइल बेंजीन प्लस 2NaCl। ये है हमारी फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब याद करो वुड्स रिएक्शन बताई थी मैंने, तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है, दोनों साइड ओपन चेन हो। अगर दोनों साइड आपने ओपन चेन ले ली तो ये हो जाएगी वुड्स रिएक्शन। तो ये वुड्स रिएक्शन है। तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है, जब दोनों साइड ओपन चेन हो, एल्केन बन जाएगा तो वुड्स रिएक्शन। और एक साइड ओपन चेन हो, एक साइड क्लोज चेन हो, वुड्स फिटिग, और दोनों साइड क्लोज चेन हो तो फिटिग। तो फिटिग रिएक्शन वुड्स फिटिग रिएक्शन में बस छोटा सा डिफरेंस है, अगर दोनों साइड RX हो तो ये है वुड्स रिएक्शन, ये है वुड्स, दिस इज वुड्स रिएक्शन। एल्केन बन जाएगा प्लस 2NaCl। अगर एक साइड RX हो, दूसरी साइड एरोमेटिक हैलाइड हो, एरोमेटिक हैलाइड मतलब ये बेंजीन रिंग हो गया एरोमेटिक, तो ये बन जाएगा तुम्हारा ArR एरोमेटिक हैलाइड प्लस NaCl, ये हो गया आपका वुड्स फिटिग। और फिटिग क्या होगी, जब दोनों साइड ArX हो, जब दोनों साइड ArX होगा तो क्या बन जाएगी आपकी फिटिग रिएक्शन। तो ये है फिटिग रिएक्शन, AR प्लस 2NaCl। तो ये हमारी वुड्स फिटिग, ठीक है। तो 4, 5, 6 रिएक्शन हो गई। नंबर 7 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने पहले भी बनाए थे, लेकिन वो एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, अब एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो अगर आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराओगे, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराओगे तो ये बन जाएगा आपका फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब याद रखना, दिस शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। इसको एनहाइड्रस कंडीशन में बनाना चाहिए हमें, क्योंकि अगर आपने इसको एनहाइड्रस कंडीशन में नहीं बनाया तो ये रिएक्शन करके दूसरे प्रोडक्ट बना देगा, दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो अगर आपने इसको एनहाइड्रस कंडीशन में नहीं कराया तो बेंजीन बन जाएगा तुम्हारा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनने की जगह ये मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेगा, मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा तो ये बेंजीन बना लेगा इसके साथ H2 में से H, और ये क्या बचेगा MgClOH। दूसरी, अगर आपने यहाँ पे ये ले लिया मान लो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसे मॉइस्चर मिल गया तो ये बना लेगा मीथेन MgBrOH। तो याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद मॉइस्चर
present in the atmosphere and form hydrocarbons. So this is not favorable condition for the preparation of Grignard reagent when moisture is available there. Next reaction and last reaction, reaction with NaOH and then acidification. इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डॉस प्रोसेस, और इस रिएक्शन को यूज करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो फिनोल के प्रिपरेशन करने क्लोरोबेंजीन से। तो भाई देखो ये है क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन को अगर आप NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे, अच्छे ड्रास्टिक कंडीशन में होती है, बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर के साथ, इसलिए यहाँ क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, अदरवाइज नहीं हो पाता है। तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, दिस इज सोडियम, और ये जो आयन है ऊपर फिनाइल के ऊपर ऑक्सीजन फिनॉक्साइड, यह है क्लोरोबेंजीन। और एसिडिफिकेशन करा दो आप इसका, HCl वगैरह से रिएक्शन करा दो, तो ये बन जाएगी आपकी फिनोल, दिस इज फिनोल। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन फ्रॉम फिनोल। तो अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो आप। क्वेश्चन के आंसर में, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आप नोट करना, ठीक है? मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ सामने, बस बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन ये है, हाउ विल यू प्रिपेयर, डाल दो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्लास और लूंगा बस, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? हाउ विल यू प्रिपेयर, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनाओगे आप? मिथाइल एल्कोहल फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 2, मिथाइल क्लोराइड फ्रॉम मिथाइल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 3, इथीन फ्रॉम इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोपेन नाइट्राइल फ्रॉम इथाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 5, बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। अच्छा, एक काम और, ओनली केमिकल रिएक्शन लिखनी है, ओनली केमिकल रिएक्शन, थ्योरी मत लिखना, बस बता देना। क्वेश्चन 6, बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 7, क्लोरोबेंजीन टू पैराडाइक्लोरोबेंजीन। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू मीथेन। क्लोरोबेंजीन टू डाइफिनाइल या बाइफिनाइल बोल देते हैं इसे, बाइफिनाइल। 10, क्लोरोबेंजीन टू टोल्यूइन,
ये 10 क्वेश्चन तो मैं करने हैं, वैसे क्वेश्चन 20 देने वाला था मैं, पर 10 दे रहा हूँ। तो इन क्वेश्चन को आप करो मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नोट कर लेना। पॉज करके नोट कर लिया करो अगर नोट करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो, ठीक है, छोड़ा करो मत ना बस। तो चलते बच्चे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से, बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू।